गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, आज हम अपने सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसको पढ़ेंगे। एक बार मैं आपकी जो मेमोरी है वो ताज़ा करवा दूं। बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था एक सालिम अली, याद करो। हाँ, सालिम अली, जिनको उनके मामा ने एक एयर गन ला के दी थी और बचपन में उस एयर गन से गोरैया घायल हो गई थी और उस गोरैया के प्रति इतनी सहानुभूति जागी उनके मन में, इतने पक्षी प्रेमी बने वो कि अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज में ही उन्होंने लगा दिया। याद करो, एक बार संस्मरण पढ़ा था हमने, सालिम अली के ऊपर पढ़ा था ना। और चौधरी चरण सिंह को केरल की साइलेंट वैली के बारे में उन्होंने बताया था। ध्यान आ गया? चलो, मैं भी आ गया हो गया आपको लोगों को ध्यान में। अब देखो बेटा, 10th क्लास के बच्चों, हमारे चैप्टर में हमारे कोर्स में यूटी सेकंड जो होने जा रहा है बेटा, वो स्टार्टिंग में तुम्हारा होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम पीरियड जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। और हमारे 3 चैप्टर रह रहे थे, एक तो लखनवी अंदाज, एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और एक और है बेटा। ठीक है ना, तो जब साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है, तो जहां तक कोशिश यही रहेगी कि इसको पूरा किया जाए। तो एक बार देख लेते हैं ये क्या है बेटा। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण किससे बनता है बेटा? यादों से, स्मृतियों से बनता है। और किसको याद करके लिखा गया है ये चैप्टर? ये चैप्टर बेटा एक बेल्जियम, यूरोप, ठीक है ना, यूरोप में जन्मे फादर कामिक बुल्के, जो एक पादरी थे, क्रिश्चियंस, तुम समझते हो ना जिसको, हाँ, वो क्रिश्चियन थे और यूरोप में जन्मे, यूरोप के बेल्जियम शहर में। ठीक है ना, वहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की और फिर बाद में उनके मन में ऐसे ही आ गया कि मुझे तो सन्यासी बनना है। फिर वो एक बड़े धर्म गुरु के पास गए कि मुझे तो सन्यासी बनना है, और एक शर्त रखी, उस समय एक शर्त रखी जाती थी, जो भी सन्यासी बनता था वो, तो धर्मगुरु ने कहा बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? बोले मैं सन्यास लेने के बाद भारत जाना चाहता हूँ। और वो भारत आए। हिंदी पर उन्होंने बहुत बहुत रिसर्च किया। ठीक है ना, हिंदी को वो राष्ट्रभाषा, मातृभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हिंदी का एक शब्दकोश भी तैयार किया। दूसरी भाषाओं की जो रचना थी उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया, मतलब हिंदी के उत्थान के लिए बहुत काम किया। अब बात सोचने की ये है कि बेटा एक अंग्रेज आदमी, एक तरह से अंग्रेज पादरी था ना, एक विदेशी आदमी ने हमारे देश की भाषा को राष्ट्रभाषा माना और उस पर रिसर्च किया, मतलब उसकी एक तरह से प्रसिद्धि के लिए उन्होंने बहुत काम किए। तो उन फादर कामिक बुल्के के प्रति लेखक की यह श्रद्धांजलि है। यह संस्मरण क्या है बेटा? यह संस्मरण जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक के नाम से लिखा गया है, यह फादर कामिक बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा दी गई एक श्रद्धांजलि है, जो उनकी मृत्यु पर लिखा गया है बेटा, उनकी मौत के तुरंत बाद लिखा गया है ये संस्मरण। ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसा कैसा संस्मरण, जब उनको, हाँ, वो सालिम अली को शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे तब लिखा था ना, ऐसा ही है बेटा। ठीक है ना, तो एक बार इसको पढ़ते हैं। मेन तो ये बेटा, एक तो प्रश्न ये बनता है कि वो उनको देवदारू की छाया के समान बताया गया, मतलब उनमें नफरत नाम की कोई चीज नहीं थी। किसमें? फादर कामिक बुल्के में। ये सबसे बहुत प्रेम से रहते थे। हिंदी के जो बड़े बड़े और महान साहित्यकार थे उनसे इनका इतना मेल मिलाप था कि ये उनके साथ गोष्ठियों वगैरह में, भारत के जो शादी विवाह रीति रिवाज, एक तरह से यहाँ की संस्कृति में इतने घुल मिल गए थे कि उनको कोई विदेशी कह ही नहीं सकता। किनको विदेशी नहीं कह सकता? फादर कामिक बुल्के को कोई विदेशी कह ही नहीं सकता। तो बस ये उन्हीं को याद करके लिखा गया एक संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण यादों पर आधारित होता है, तो ये एक संस्मरण है जो किसको याद करके लिखा गया है? ये फादर कामिक बुल्के को। ये देखो बेटा, ये उनकी पिक्चर है, फादर कामिक बुल्के, नीचे नाम भी लिखा गया है। ठीक है, ये यूरोप के बेल्जियम में एक जगह है रेम्स चैपल, ठीक है, वहां जन्मे थे। ये सन्यासी बन गए थे, यहाँ भारत आ गए थे
और भारत में जो बड़े बड़े सन्यासी और अपने यहाँ के हिंदी के जो बड़े बड़े साहित्यकार थे उनके संपर्क में आके इन्होंने हिंदी को इतनी प्रसिद्धि दिलाई, यहाँ तक कि अपनी हिंदी की जो किताबें हैं उनका अंग्रेजी वगैरह दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया दूसरी भाषाओं की किताबों का, और हिंदी का एक शब्दकोश भी तैयार किया। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कोशिश यही रहेगी इसको खत्म करें क्योंकि छोटा ही चैप्टर है, बहुत अच्छा है। बस आप तो साल अपना पूर्व जो अध्याय है, पहले का जो अध्याय है उसको याद करो, जिसका नाम वो साली मली पे लिखा गया था ना, डिट्टो उसी की तरह है। ठीक है ना, देखिए संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिक बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले, देखो बेटा कितनी बड़ी बात, अपने को भारतीय कहने वाले, अपने को भारतीय कौन कह रहे थे? फादर बुल्के। जन्मे तो बेल्जियम में थे। ये बेल्जियम कहाँ पड़ता है बेटा? यूरोप में। बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में, और ये रेम्स चैपल गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने पहले भी बता दिया ये चीजें। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। जन्मभूमि तो क्या थी बेटा? बेल्जियम का रेम्स चैपल शहर, और उस रेम्स चैपल में एक तरह से वो धार्मिक जगह है। रेम्स चैपल एक धार्मिक, बहुत ही बड़ी धार्मिक जगह मानी जाती है विदेश में। ठीक है, ये वहां जन्मे थे, तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा, धार्मिक तो इनका व्यवहार बनेगा जब ऐसी जगह ये जन्मे हैं तो। लेकिन इन्होंने अपने काम, मतलब अपनी कर्म भूमि कहाँ, किसको बनाया था? वो भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। मतलब सन्यासी घर बार छोड़ दे, किसी से मिले नहीं, ये सब, लेकिन नहीं, बाकायदा इनका घर था। ये बाद में बने थे सन्यासी, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि भाई इनका पूरा परिवार सन्यासी था तो ये भी सन्यासी बन गए, नहीं। 2 भाई थे, बहन थे, माता पिता थे, और बाद में पढ़े, बाकायदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है बेटा इन्होंने। किसकी? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते पता नहीं कैसे क्या मन में आ गया और ये सन्यास लेने चले गए। तो फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। अंतरंग मतलब बहुत क्लोज थे, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। भाई वो उनसे कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिक बुल्के से, इसीलिए तो उनको याद करके उन्होंने ये चैप्टर लिखा। तो कह रहा है सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, क्योंकि राम कथा पर इन्होंने एक रिसर्च ग्रंथ लिखा था बेटा, तो कह रहा जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। मतलब राम, आप देखो राम तो उत्तरी भारत का देवता है भाई, और उस राम के ऊपर इन्होंने किताब लिख दी एक विदेशी नागरिक ने। तो कह रहा जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ये सब मैंने आपको बता दिया। किससे, कौन सी भाषा से प्रेम करते थे ये? हिंदी से। और हिंदी की जितनी भी बोलियां है ना, आज तो 22 है बेटा, उस समय का तो पता नहीं कितनी थी। हाँ, तो उनसे बहुत प्रेम करते थे और हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहते थे। ये इनका सपना था कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बने, ये हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहता था। अब हमारा शुरू होता है चैप्टर। ठीक है, क्या है ये? एक संस्मरण। किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। किसके ऊपर लिखा है? फादर कामिक बुल्के। कौन थे फादर कामिक बुल्के? बेटा एक पादरी थे, क्रिश्चियंस थे, जो यूरोप के बेल्जियम नामक जगह के रेम्स चैपल शहर में जन्मे थे। क्या किया इन्होंने भारत आकर इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत पढ़ा और हिंदी प्रेमियों से मिले जुले, सब भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझा, परखा और उसको बहुत आगे तक ले जाने का इनका सपना था। भारत की जितनी भी भाषा और बोली हैं उनसे प्रेम किया, खासकर हिंदी से। ठीक है, हिंदी का एक शब्दकोश तैयार किया बेटा, और अंग्रेज जो विदेशी भाषाओं की जो रचनाएं थी उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो ये सब इन्होंने किया था, और भारत के रीति रिवाज, तीज त्योहार वगैरह इन सब को माना इन्होंने, ये सब इन्होंने किया था। ये डिटेल है इसकी। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है,
चलो इसको विस्तार से पढ़ें। हाँ जी, पहली लाइन में बहुत बहुत अच्छी बात कही है बेटा। देखो एक तरह से ये प्रेम के पुजारी थे बेटा, ये सहानुभूति इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन जब ये मरते हैं ना, तो ये एक ऐसे शहर में मरते हैं जिसका नाम अच्छा नहीं है, जहरबाद। जहरबाद मतलब जिसमें जहर हो। अब देखो ये बेचारे अमृत की खान और इनकी मृत्यु हुई जहरबाद में। मतलब इस चीज को लेकर ये पहला पहरा है ना, ये लिखा गया है। क्या लेखक, बोलने वाला कौन रहेगा बेटा इस चैप्टर में, पहले बता देती हूँ। लेखक, बोलने वाले लेखक रहेंगे। और किसके बारे में बोलेंगे? फादर कामिक बुल्के के बारे में। ठीक है, तो देखिए, फादर को जहरबाद में नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। मतलब फादर कामिक बुल्के 75 की, पता नहीं बेटा 73 इसी साल में, मतलब 70 से अबाउ थे, उसके ऊपर होकर ये मरे और जहरबाद नामक जगह पर मर गए। तो लेखक को इस चीज का बड़ा दुख होता है कि भाई अमृत जो सब, जिसने सबको अमृत पिलाया और खुद अमृत की तरह थे, बहुत मीठे थे स्वभाव में, एक तरह से बहुत अच्छे थे, दया सहानुभूति उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। तो ऐसे बंदे को जहरबाद, मतलब इस जगह का नाम है। कल को कोई पूछे कि फादर कहाँ मरे? जहरबाद में। अरे यार जहर, जिसमें पहले जहर आ रहा है शब्द में, तो इस शब्द के ऊपर ही कटाक्ष किया है उन्होंने, लेखक ने। तो कह रहा जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? विधान का मतलब होता है नियम। वो भगवान से करता है ये सवाल लेखक। हे भगवान, ऐसे बंदे को तूने इस नाम के शहर में क्यों मारा? मतलब आपने ये क्या नियम बनाया कि जिसके व्यवहार में तो अमृत भरा हो और वो बेचारा मरा कहाँ बेटा? जहरबाद में। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। क्या वो ईश्वर में विश्वास रखते थे? यस, बिल्कुल रखते थे बेटा। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा तो एक एक लाइन को क्वेश्चन बना के पढ़िए। आप देखिए, यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वे देह को इतनी यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? मतलब यह मरने के बाद उन्होंने एक परीक्षा ही दी है कि बेचारे को उस जगह पर जाकर क्यों मौत मिली। हे ईश्वर, क्या किया था उस बंदे ने ऐसा? तो कह रहे हैं देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। आतुर का मतलब जल्दबाजी जिसमें हो, व्याकुल। अब देखो बेटा, अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि फादर कामिक बुल्के का लेखक के द्वारा जो रेखा चित्र खींचा गया है ना, उसको बताओ। और ये रेखा चित्र भी उनकी डेड बॉडी का है बेटा। किसका है? उनकी डेड बॉडी का। जो वो होती है ना एक संदूकची टाइप, जिसमें ये क्रिश्चियंस को सुला के और दफनाया जाता है, उसमें उसका जिक्र किया गया है कि वो कैसे थे। लंबी दाढ़ी थी, पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग था, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी, और आंखें और उनकी जो बाहें ऐसे लंबी थी ना उस संदूकची में, तो वो ऐसे लग रही थी जैसे वो दूसरों को गले लगाने के लिए व्याकुल है। किसकी बाहें हैं? ये फादर कामिक बुल्के के लिए कह रहे हैं। आगे देखिए, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में हमने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। ये मैं शब्द किसके लिए आया बेटा? ये मैं शब्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो इस अध्याय के लेखक है, उनके लिए आया। मैं 35 साल से, मतलब फादर कामिक बुल्के के साथ लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कितने साल रहे? 35 साल से इसका साक्षी था, मतलब गवाह। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे। पहले फादर कामिक बुल्के इलाहाबाद में थे, इनकी कर्म भूमि या भारत का इलाहाबाद शहर था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह
दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। मतलब जब वो उनको गले लगाते थे तो कितना प्यार, कितना अपनत्व तो मिलता था लेखक को, उसको महसूस कर रहे हैं। देखो बेटा, किसी मतलब एक आदमी की जो उपस्थिति है वो मरने पर ज्यादा महसूस की जाती है ना, तो इसी तरीके से ये महसूस कर रहे हैं फादर कामिक बुल्के की उपस्थिति को लेखक मरने के बाद। आगे देखो, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। परिमल बेटा एक हिंदी की बहुत फेमस रचना है, जिसमें निराला, सुमित्रानंदन पंत जैसे बड़े बड़े महारथी थे ना, ये हिंदी के जो राइटर थे, कवि थे, ये जुड़े हुए थे। एक काव्य की किताब है ये परिमल, और इस परिमल से ये जुड़े हुए थे। कौन? फादर कामिक बुल्के, और इनसे सलाह मशवरा करते थे, पढ़ते थे इसको। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियां क्या होता है? कवि सम्मेलन वगैरह जो होते हैं ना, उनको गोष्ठियां कहते हैं। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। ये किसकी उपस्थिति बताई गई यहाँ पर? ये फादर कामिक बुल्के की उपस्थिति बताई गई है इनके साहित्यिक जीवन पर, और इनके घरों में जो त्योहार वगैरह मनाए जाते थे, जो फादर कामिक बुल्के वहां उपस्थित होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे, वो सब बताया गया है। अब क्या कह रहे हैं? मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। मतलब ये अन्न संस्कार होता है बेटा। एक जब छोटा बच्चा स्टार्टिंग में अनाज खाना शुरू करता है ना, तो वो थोड़ा बहुत अन्न, कोई बड़े ज्ञानी महात्मा जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, उस हिसाब से उससे मुंह में अन्न डलवाया जाता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बच्चे का अन्न संस्कार किसने किया था? फादर कामिक बुल्के। अब देखिए, फादर और उसके मुंह में ये उसका मुख किसके लिए आया बताओ? ये उसका मुख बेटा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बच्चे के लिए आया है। ठीक है, उसके मुख में उसने अन्न डाला था ना। किसके मुख में अन्न डाला था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बेटे के मुख में तो अन्न डाला था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। या देवदारू की छाया किसको बताया गया है? बेटा प्रश्न आता है बहुत अच्छा, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फादर कामिक बुल्के का जो व्यवहार था वो देवदारू की छाया के समान था। ऐसा क्यों? बेटा जितने भी भूखे प्यासे यतीम या जितने मित्र वगैरह, इनसे छोटे बड़े, ये सबसे इतने प्यार से मिलते, सबके प्रति इनकी सहानुभूति रहती, और सबको गले लगाकर मतलब उनको इतना प्यार देते थे कि उनकी छत्र छाया में आकर सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता था सबको। तो इसलिए फादर कामिक बुल्के के व्यवहार को देवदारू की छाया बताया गया। किसके व्यवहार को देवदारू की छाया बताया गया? फादर कामिक बुल्के के व्यवहार को देवदारू की छाया बताया गया। चलो बेटा आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से कहाँ से शुरू करें? अब ये इनके व्यवहार और भारत में आने के बाद इन्होंने क्या क्या किया, लोगों से कैसे क्या मिले, वो सब बताया गया बेटा। क्या करें, कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है। ये हमारे शब्द किसके लिए है? लेखक और उनके जो साथी है ना बेटा, उनके लिए है। तो कह रहे वे हमारे पास आकर रुकते हैं, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया। और रुक कर क्या कहते हैं? ये हिंदी के राइटर जो रचनाएं लिखते थे ना, उनको फादर कामिक बुल्के पढ़ते थे और हंसकर बताते, उन पर टिक्का टिप्पणी करते उनकी रचनाओं पर, और बोलते थे कि तुम्हारी रचनाओं को मैंने पढ़ लिया है।
और मैं कहना चाहता हूं उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। ये तो बता रहे हैं उस सीन को जब वो सड़क पर साइकिल पे, इतना बड़ा आदमी देखो, पहली बात तो साइकिल पे घूमता, और साइकिल पे घूमते घूमते जब ये राइटर और उनके दोस्त वगैरह कभी यहाँ वहां दिख जाते तो खड़ा होकर कहता, ये फादर कामिक बुल्केश्वरी कहते कि भैया मैंने आपकी वो जो रचना थी उसको पढ़ लिया है और उसमें ये लिखा है वो लिखा है, मतलब इनको चिढ़ाते, एक तरह से मोटिवेट भी करते थे। ठीक है ना, इनका हंसी मजाक भी था इनके व्यवहार में, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और उनको कभी भी क्रोध में नहीं देखा, आवेश में देखा है। आवेश मतलब एक तरह से जुनून, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। अब लेखक कह रहा है कि इतना बड़ा आदमी, सब कुछ तो था, और इंजीनियरिंग जैसी, ऐसे नहीं है पढ़ाई में भी ठस नहीं था ये, तो कह रहा इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई भी करते थे बंदे, लेकिन इंजीनियरिंग का जब लास्ट ईयर था तब इनके मन में संन्यास लेने की क्यों सूझी, बस इस बात को अब ये बताएंगे राइटर। देखिए, हाफ चैप्टर ही हो पाएगा बेटा, हाफ कल करेंगे इसको, ठीक है। देखिए, अब ये राइटर जो कभी फादर से बात करते थे उस सीन को बता रहे हैं। क्या आपको अपने देश की याद आती है? कौन प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो इस पाठ के राइटर है, वो किससे प्रश्न कर रहे हैं बेटा? फादर कामिक बुल्के पादरी से। मेरा देश तो भारत है, ये किसका आंसर है? फादर कामिक बुल्के ने कहा कि मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं भाई ये तो भारत तो आपकी कर्म भूमि है, मैं तो जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, याद तो आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, जो बेल्जियम में, मतलब जन्मभूमि क्या थी बेटा? रेम्स चैपल, जो बेल्जियम में थी। ठीक है, और इसका मतलब ये अपनी जन्मभूमि से भी ये बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इन्होंने लिखा है बहुत सुंदर है। भाई कौन सी पंक्ति से ये बात जाहिर होती है कि वो अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते थे? वो कह रहे हैं ना, हाँ याद आती है। लेखक पूछता है कि आपको जो अपनी जन्मभूमि की याद नहीं आती क्या? तो कह रहे हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? ये पूछने वाला कौन है भाई? राइटर। एक के बाद एक प्रश्न दाग रहा है फादर कामिक बुल्के पर। तो कह रहे घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। भाई माँ तो माँ ही होती है, देखो, चाहे कोई कितना ही बड़ा सन्यासी क्यों ना हो। आगे देखो, फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते देखा। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। हिंदी का बहुत बड़ा राइटर है जिसका नाम है रघुवंश। ठीक है, ये फादर कामिक बुल्के के मित्र थे। तो फादर कामिक बुल्के अपनी चिट्ठियां अपनी माँ की चिट्ठियां किसको पढ़कर सुनाते थे? अक्सर ये उनके अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियां पढ़कर सुनाते थे और उन चिट्ठियों को दिखाते थे, सॉरी, पढ़ाते नहीं, दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे बेटा इनके पिता। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है। उनका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। किसकी चिंता में देखा था फादर को उन दिनों? फादर के एक जवान बहन थी बेटा, उसकी शादी की चिंता में इनको कभी कभी ये चिंतित देखते थे। बहुत देर से उसने शादी की। अब ऐसा कह भी नहीं सकता था कि शादी कर ले, क्यों? बहन उल्टी कह देती कि तू सन्यासी क्यों बन गया, मैं क्यों शादी करूं? तो ये बेचारे इस चीज से बहुत दुखी रहा करते थे, चिंतित रहा करते थे। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वो भारत से बेल्जियम गए थे। क्या ये सन्यास ग्रहण करने की बात बेटा ये आ गए भारत, और भारत आने के बाद ये 2-3 बार अपने परिवार से और अपनी जन्मभूमि वहां वो ये गए जरूर थे। ठीक है ना, आगे देखिए। कहाँ गए भाई, दिखता भी नहीं है इस फोन में।
ये रहा, ये लो। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। मतलब ये बताते थे अपने बचपन की बातें। कह रहा है कि इसका ध्यान ज्यादा साधु सन्यासियों की मंडलियों में और इनमें था, मतलब घर परिवार के बारे में बहुत कम इंटरेस्टेड थे। तो बस इसकी माँ कहती थी कि ये लड़का हाथ से गया, और हाथ से गया का मतलब ये आगे बढ़कर कोई महात्मा या सन्यासी बनेगा, ये इसकी माँ पहले ही सोचती थी। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने तब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, ठीक है, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। कौन सी शर्त रखी इन्होंने धर्म गुरु के पास जब ये सन्यास ग्रहण करने गए? तब कि सन्यास लेने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? भारत जाऊंगा। इनकी माँ को ऐसा क्यों लगा कि लड़का हाथ से गया? क्योंकि शुरू से ही बेटा इसकी घर गृहस्थी में बहुत कम मतलब वो था, इंटरेस्ट था, कोई ज्यादा लगाव घर गृहस्थी से नहीं था। ये साधु सन्यासियों की मंडली वगैरह में ज्यादा रहते थे, इसलिए इनकी माँ चिंतित रहती थी कि ये लड़का हाथ से गया। अब ये राइटर, बेटे ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? राइटर प्रश्न पे प्रश्न पूछा जा रहा है और ये आंसर दे रहे हैं उनका। तो भारत जाने की बात क्यों उठी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लेखक का फादर कामिक बुल्के के सामने, क्या भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। मतलब इनके परिवार वालों ने, इनकी धर्म गुरुओं ने, सब ने इनकी बात मान ली और ये कहाँ आ गए? ये भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, ठीक है। और आगे का करेंगे बेटा हम लोग कल, यहाँ तक करेंगे सिर्फ यही कि वो जीसेट संघ में उन्होंने धर्माचार की। ये धर्म गुरु पादरी वगैरह है ना, इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, तो इन्होंने जीसेट संघ में वो ट्रेनिंग ली और भारत आ गए, ठीक है। इसके बाद कल, अब मैं ये चैप्टर आपके पास भेज दूंगी असाइनमेंट के तौर पे बेटा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेना, ठीक है। किस टाइप के प्रश्न बनेंगे इसमें? एक तो फादर बुल्के को देवदारू की छाया क्यों कहा गया, एक फादर बुल्के का एक रेखा चित्र खींचिए, एक उनको जन्मभूमि से प्यार क्यों था, एक वो भारत को, उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि क्यों बनाया। इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा प्रश्न। और अब तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो लाइन टू लाइन पढ़ना है आपको, हर एक बात को ऑब्जेक्टिव, मतलब हर एक लाइन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ो, ठीक है बेटा। हाँ बाकी कल, ओके, थैंक यू।